कंपनी एक्ट पढ़ेंगे। कंपनी एक्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंपनी एक्ट के दौरान जब नया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना तो एक ऐसा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हुआ जो यूनिवर्सल रहे, जो सबको समझ में आए। जो हम लोग पार्टनरशिप में पढ़े थे वो प्रॉफिट एंड लॉस, इधर बाई सेल्स लिखते थे, क्रेडिट साइड डेबिट क्रेडिट करते थे, तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का झंझट हटा दिया गया। यहाँ पर सीधे प्लस माइनस का वो चीज़ सारी चीज़ ऐड किया गया। तो क्या क्या किया गया, तो सबसे पहले कंपनी एक्ट का अगर फॉर्मेट पढ़े तो ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी का नाम, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम, उसके बाद डेट, और डेट के बाद एक फॉर्मेट तैयार होता है कैसे बनता है, कैसे नेट प्रॉफिट निकाला जाता है कंपनी के रिस्पेक्ट में। तो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले कंपनी एक्ट, सबसे पहले इनकम जितना इनकम क्रिएट हो रहा है, जितना इनकम रिसीव हो रहा है, वो सबसे पहले उसको लिखने की कोशिश किया। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस तो सबसे पहले पार्टनरशिप में जो सेल लिखे थे, सेल ऑफ सर्विस, सेल गुड्स का सेल करते थे तो बाई सेल्स लिखते थे। यहाँ पे वो झंझट हटा दिया, एक नया टर्म लिया गया कंपनी अकाउंट में जो सबको समझ में आया, यूनिवर्सल रहे वो चीज़, तो वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि अगर इसको कहा जाए तो सेल है, नेट सेल, सेल ऑफ सर्विस हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गया, तो यहाँ पे नेट सेल लिखा जाता है, यानी सेल्स रिटर्न हटाया जाता है। दूसरा अदर इनकम। अदर इनकम कहने का मतलब कि गुड्स को बेच के अगर जो इनकम आया वो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा, लेकिन और भी तो अदर इनकम कमाती है कंपनी, जैसे डिस्काउंट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिविडेंड रिसीव किया, इन्वेस्टमेंट किया तो डिविडेंड रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, कहीं किसी को लोन दिया तो इंटरेस्ट रिसीव किया, तो वो सारी चीज़ भी इनकम है। तो कहने का मतलब कि जो सबसे कोर इनकम है, जो बिजनेस का जो कोर इनकम है, तो सबसे पहले वो लिखा, मतलब बिजनेस करती क्या है, कंपनी करती क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या है, तो जो उससे जो इनकम है वो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चलेगा। लेकिन उसके अलावा कोर एक्टिविटीज़ के अलावा और भी अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे इन्वेस्टमेंट करना, जैसे किसी को लोन देना, जैसे डिवेंचर इशू करना, उससे भी तो इनकम होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो वो कहाँ जाएगा, अदर इनकम में जाएगा। फिर तीसरा में क्या किया गया, टोटल इनकम, जैसे वहाँ पे करते थे बाई सेल, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, बाई इंटरेस्ट, वो सब ये सब झंझट हटाया गया। मत कितना छोटा में एक मीनिंगफुल रहे, अंडरस्टैंडेबल हो, यूनिवर्सल रहे, इसके कारण बहुत ही छोटा दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस को छोटा बनाया गया ताकि देखने में सिंपल लगे, देखने में अंडरस्टैंडेबल रहे, यूनिवर्सल रहे। इस चलते इस जो कंपनी एक्ट 2013 में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तैयार हुआ, वो ऐसा ये बात को रखा गया कि सिंपल लगे, देखने में छोटा लगे और बहुत बात कर दे। और जो भी अदर एक्टिविटी है, इससे इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना है तो आपको नोट नंबर में जाकर देखें। जैसे बैलेंस शीट में हम लोग पढ़े थे कि जो हमको इसके बारे में विशेष जानना है तो हम लोग कहाँ से जाएंगे, नोट नंबर में देखेंगे। वही यहाँ पर भी है, अगर प्रॉफिट लॉस के बारे में, अदर इनकम में क्या क्या, ये इतना पैसा कहाँ से आया, तो वो कहाँ जाएगा, नोट नंबर में। नोट नंबर में क्या रहेगा, अदर इनकम में क्या रहेगा, जैसे रेंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, और भी अदर है, जैसे इनकम टैक्स का रिफंड हो गया, तो अदर इनकम में जाएगा। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या है, जो कोर एक्टिविटीज़ है, जैसे हम लोग सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जो गुड्स बेच रहे हैं, तो उससे जो इनकम हो रहा है तो वो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। तो ये हो गया दो चीज़, दो ही चीज़ तो कमाती है कंपनी, सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा में अदर इनकम। फिर अब एक एक एक्सपेंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। अब तो इनकम हम लिख दिए, इनकम इतना से आ सकता है, चाहे तो इससे आ जाएगा, चाहे तो इतना। अब एक्सपेंस देखते हैं, तो सबसे पहला एक्सपेंस देखें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम।
अब इनकम साइड तो सब लिख दिए, अब देखते हैं खर्चा भी तो होते हैं। कंपनी ऐसे ही थोड़ी बेच देती है गुड्स, गुड्स बनाने में खर्चा होता है, प्रोसेसिंग में खर्चा होता है, रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं, भाड़ा देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, रेंट देना पड़ता है। कंपनी का खर्चा ही बहुत है, इनकम तो कमाती है, कंपनी का तो खर्चा भी तो बहुत है। खर्चा क्या है? सबसे पहला खर्चा अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल लेती है, जो चीज़ का जो काम है, उसका काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो रॉ मटेरियल खरीदती है तो वो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स में जाएगा। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक, इन्वेंट्री। कहने का मतलब कि रॉ मटेरियल खरीदा तो यहाँ चला गया, लेकिन रॉ मटेरियल के अलावा और भी अदर चीज़ लिखती है जो प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ता, उसमें खरीदती है और बेच देती है। जैसे प्लास्टिक हो गया, आप कुरकुरे का पैकेट लेते होंगे तो उसमें कुरकुरे कंपनी तो कुरकुरे का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसके रॉ मटेरियल लेते हो, आटा लेते हो, जो भी लेना पड़े उसमें लगते हैं, मसाला लेना पड़े तो जो भी उसमें खर्चा हो तो रॉ मटेरियल हो गया। लेकिन उसके अलावा और भी ऐसा चीज़ है जो खरीदती है और डायरेक्ट बेच देती है। जैसे प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक है वो तो प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते कुरकुरे कंपनी, वो तो अदर आउटसोर्सिंग करती है। तो वो क्या करती है? वो लाती है प्लास्टिक, खरीदती है दूसरे कंपनी से और वो फिनिशिंग गुड्स के साथ उसमें पैक करके भेज देती है। तो वो तो उसमें तो वो तो रॉ मटेरियल नहीं है कंपनी के लिए, वो तो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। उसको स्टॉक इन ट्रेड भी बोले, या तो इन्वेंटरीज बोले, या तो स्टॉक इन ट्रेड भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना? तो उसको ये भी बोल सकते हैं। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तो दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज क्या है? चेंजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। कहने का मतलब रॉ मटेरियल जब खरीदे उसमें कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स में क्या आया? रॉ मटेरियल जो खरीदे होंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें क्या क्या आया होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री आया होगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस ओपनिंग रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल बोलते हैं, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल जो इस साल परचेज की वो भी इसमें होगा, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग रॉ मटेरियल इसमें होगा। किसमें? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। यानी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में क्या होगा? नेट रॉ मटेरियल इस साल कितना यूज हुआ, पिछले साल का भी होगा ओपनिंग, इस साल भी कुछ खरीदे होंगे, और कुछ ऐसा भी होगा जो बच गया होगा, तो उसको माइनस करेंगे और नेट जो मेरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है वो यहाँ पे जाएगा। लेकिन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे जाएगा नेट इन्वेंट्री, नेट जो रॉ मटेरियल खरीदे ओपनिंग, फिर परचेज किए, फिर क्लोजिंग, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो नेट होगा जितना परचेज कीजिए, कितना प्लास्टिक खरीदे, तो ये चीज़ है। लेकिन आप ही सोचो फिनिश गुड्स का भी तो ओपनिंग होगा, फिनिश गुड्स का भी वर्किंग प्रोग्रेस होगा, फिनिश गुड्स का भी वर्किंग प्रोग्रेस होगा, फिनिश गुड्स का भी फाइनल गुड्स होगा, प्रोसेसिंग होगा, फिनिश होगा, वर्किंग प्रोग्रेस होगा, स्टॉक इन होगा, फिनिश गुड्स का भी तो होगा। तो उसको तो अभी यहाँ पर तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग इन्वेंट्री तो लिख दिए, लेकिन फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग, फिनिश गुड्स का भी क्लोजिंग, वर्किंग प्रोग्रेस का भी ओपनिंग, वर्किंग प्रोग्रेस का भी क्लोजिंग, ये सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जाएगा। वहाँ पर भी हम लोग करते थे, जब हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट में डालते थे तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करते थे, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करते थे। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, यहाँ पे चूँकि डेबिट क्रेडिट तो हट गया, प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस करेंगे क्या? इसमें क्या करेंगे? इसको अगर देखा जाए अंदरूनी में तो यहाँ पे करने नहीं, यहाँ पर नेट रहेगा, लेकिन अगर इसके इस नोट नंबर में जाएंगे, इसके नोट में जाएंगे तो ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग को तो प्लस करें, क्यों ओपनिंग को प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि ओपनिंग इस साइड यूज करते हैं इसलिए प्लस करते हैं, क्लोजिंग इस साइड यूज नहीं करते, अगले साल यूज करेंगे इसलिए माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड माइनस ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड। तो ऐसे करेंगे हम लोग। आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये सब। मेन बात है फॉर्मेट पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? ये तो हो गया एक्सपेंस। खर्चा इतना ही नहीं होता कंपनी में, एक खर्चा होता है कि रॉ मटेरियल खरीद लें, एक खर्चा होता है कि स्टॉक इन ट्रेड खरीद लें,
एक खर्चा है चेंज इन इन्वेंट्री है, और भी तो खर्चा है। स्टाफ को सैलरी नहीं देते, एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देते हो, तो वो भी चीज़ लिखना पड़ेगा, तो भी लिखते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं क्योंकि जगह कम है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस कहने का मतलब जो सैलरी लिखते थे वहाँ पे, जो मेडिकल एक्सपेंसेस लिखते थे वहाँ पे, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीए लिखते थे वहाँ पे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन लिखते थे। तो ये सब जो एम्प्लॉयज़ को सर्विस दिया जाता है सैलरी के नाम पे, डीए के नाम पे, मेडिकल एक्सपेंस के नाम पे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन देते थे, ये सब के नाम पे है तो एम्प्लॉयज बेनिफिट ही ना, है तो खर्चा है, कंपनी के लिए खर्चा है ना, तो खर्चा में दिखा दिए, सब खर्चा में दिखा दिए। और खर्चा क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब और भी तो खर्चा है। कंपनी लोन लेती है, डिवेंचर इशू करती है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, शेयर इशू करती है तो डिविडेंड देना पड़ता है, ये सब देना पड़ता है। फाइनेंस में जो कॉस्ट है, फाइनेंस कहीं से ली है, उसे कारण जो कॉस्ट पड़ रहा है, उसे कारण जो खर्चा पड़ रहा है, जैसे इंटरेस्ट देना है उसको, तो ये ऑब्लिगेशन है, देना है उसको। तो ये सब जो सारी चीज़ें देनी है, इंटरेस्ट देनी है, डिविडेंड देनी है, पब्लिक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना है, लोन पे इंटरेस्ट देना है, बोरोइंग पे इंटरेस्ट देना है, बैंक लोन पे इंटरेस्ट देना है, ये सारी चीज़ जो सब फाइनेंस कॉस्ट में ऐड होता है। ये खर्चा की बात करें क्योंकि अभी हम खर्चा की बात करें। सबसे पहले इनकम लिख दिए, पूरा टोटल इनकम, अब खर्चा एक एक करके गिन रहे हैं। खर्चा क्या है, सबसे पहले रॉ मटेरियल पे खर्चा हुआ, फिर स्टॉक इन ट्रेड पे खर्चा हुआ, फिर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस हुआ, फिर फाइनेंस कॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। कहने का मतलब थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, डिप्रिसिएशन की चर्चा नहीं की अभी, फाइनेंस की चर्चा कर लिए, एम्प्लॉयज़ के बारे में भी देख लिए, रॉ मटेरियल को भी देख लिए, फिनिश्ड गुड्स का चेंज इन इन्वेंट्री भी देख लिए, लेकिन डिप्रिसिएशन के बारे में चर्चा नहीं की। वो भी तो खर्चा है, वो कैश एक्सपेंस नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है। जो आपका मशीनरी का वैल्यू गिर रहा है हर साल, तो वो तो होगा डिप्रिसिएशन। एमोर्टाइजेशन क्या है, वो भी तो खर्चा है। आपका गुडविल गिर गया, आपका इंटेंजिबल एसेट्स का जो वैल्यू है, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब का वैल्यू तो गिर जाता है। हर साल गुडविल समान नहीं रहता, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो जो घटा, जितना घटा वो तुम्हारे लिए नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस को भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में दिखाते हैं। और सबसे लास्ट अगर देखा जाए तो अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस जितना खर्चा हुआ, ऐसा नहीं है कि पूरा खर्चा के बारे में हम लिख दिए, बहुत इसके अलावा और भी खर्चा करती है कंपनी। जैसे रेंट देती है, जैसे शेयर इशू एक्सपेंस हुआ, उसका जो रिटर्न ऑफ हो रहा है हर साल, शेयर इशू करने में बहुत सारा खर्चा होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है, तो उससे खर्चा हुआ, तो उसको हर साल उसको कैपिटल नेचर का, तो उसको हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा थोड़ा हर 10% 1/10% या 10% 20% उसको हर साल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र करते हैं, ये तो ई नेचर का तो नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो जो भी अदर नेचर का है, अदर नेचर करने का मतलब जो रेंट हो गया, और भी बहुत सारा रेंट पर देना है, रेंट पेड करना है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी एक्सपेंसेस है। तो ये सारी जो एक्सपेंसेस है वो अदर एक्सपेंस है। मतलब ये छोड़ के जितना बच गया, जो बच गया खर्चा, वो अदर एक्सपेंस में चल जाएगा। और फिर हम लोग टोटल एक्सपेंस कर लेंगे, टोटल एक्सपेंस कर देंगे, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस लिख देंगे। एक बात याद रखिए कि करंट ईयर का भी चर्चा करते हैं, प्रीवियस ईयर का भी चर्चा करते हैं। कहने का मतलब करंट ईयर हम लोग कितना कमाएं और इस साल कितना प्रॉफिट लॉस कमाएं, वो भी दिखाते हैं, दोनों चीज़ दिखाते हैं। पिछले साल में केवल एक ईयर का दिखाते हैं, इसमें दोनों ईयर का दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव है, अकाउंटिंग है जो कंपैरेटिव है, अंडरस्टैंडेबल है। और टोटल एक्सपेंस करके फिर निकालते हैं कि नेट मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स नहीं लिखे, अभी टैक्स तो माइनस से नहीं किए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम में से अगर टोटल एक्सपेंस घटा दिया जाए, 3 में से 4 घटा दिया जाएगा
तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। फिर उसमें टैक्स माइनस कर देंगे कि टैक्स कितना देना है। सरकार तो इस पर टैक्स लेती है, तो जितना बनता है प्रॉफिट उस पर टैक्स लेते हैं, तो टैक्स भी दे दीजिए सरकार को। और फिर जो टैक्स के बाद आएगा वो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, यानी कि उसको ऐसे ही बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा से दिख रहा होगा शायद आपको, जगह की कमी है इसलिए थोड़ा सा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यही मेरा नेट प्रॉफिट है कंपनी का, और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस समाप्त होता है। धन्यवाद।